Good morning, everyone. Let's start today's session. मैं आप लोग का अपने चैनल प्रज्ञा कैंपस में स्वागत करता हूं। मैं विनोद यादव। भारतीय दर्शन में ठीक है, यह टॉपिक केमिस्ट्री से। भारतीय दर्शन में परमाणुवाद, एटॉमिज्म इन इंडियन फिलोसफी। एटॉमिज्म इन इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन में दृष्टि के मूल में पंच महाभूत की संकल्पना की गई है, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश को द्रव्य का मूल तत्व फंडामेंटल एलिमेंट्स माना गया है। द्रव्य का मूल तत्व यानी फंडामेंटल एलिमेंट्स माना गया है। इसी दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने सृष्टि के मूल में 4 प्रकार के तत्वों वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार किया। महर्षि कणाद के मतानुसार यदि किसी द्रव्य या पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंततः वह सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। महर्षि कणाद ने उस अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण को परम धन अणु कहा। भारतीय दर्शन परमाणुवाद यानी कि सर्वप्रथम इस कण के बारे में महर्षि कणाद ऋषि ने संकल्पना दी। उनके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन परमाणु सिद्धांत 1803 ईस्वी में है, जिसमें ब्रिटेन के थे जो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नवत है। पहला है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, साइज, द्रव्यमान, मॉस तथा अन्य रासायनिक गुणों केमिकल प्रॉपर्टीज में समान होते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु यानी सभी परमाणुओं से मिलकर एक तत्व बना है, तो उसके जो सभी परमाणु हैं उसके आकार क्या होंगे? समान होंगे, द्रव्यमान समान होगा, लेकिन अन्य रासायनिक गुण जो हैं उसमें समान होते हैं, उसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य, इनडिविजिबल एवं अविनाशी, इनडेस्ट्रक्टिबल, अर्थात परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता। परमाणु को न नष्ट किया जा सकता है, नहीं निर्मित किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य फंडामेंटल एंड इंडिविजिबल कण माना जाता था। परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई। तथा परमाणु के आंतरिक भाग में अन्य अपरमाणविक कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की उपस्थिति सिद्ध की गई। जैसे कण खोज कर जैसे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों पर परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। 19वीं शताब्दी तब जो कण उपस्थित है, पहले कण इलेक्ट्रॉन, जो इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता जे थॉमसन 1897 में। द्रव्यमान इसका होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 1 kg। आवेश चार्ज जो है
ये निगेटिव होता है, इस पर ऋणावेश होता है। यानी कण इलेक्ट्रॉन है, खोजकर्ता जे थॉमसन 1897 में किए थे। द्रव्यमान इसका 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। आवेश जो होता है ऋणावेश। प्रोटॉन, गोल्ड एस्टीन, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड एस्टीन 1886। तो 1886 में इनका मॉस या द्रव्यमान 1.6725 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg चार्ज पॉजिटिव। तो द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻⁻27 kg किलोग्राम चार्ज जो है या आवेश धनावेश है प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन, चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने 1932 में। चैडविक 1932 में। इसका मॉस या द्रव्यमान कितना? 1.6748 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन माना जाता है, आवेश रहित भी कहा जाता है न्यूट्रॉन को। इसमें आ जाता है कि खोजकर्ता कौन है, इसका द्रव्यमान कितना है, चार्ज किस पर है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, द्रव्यमान उसका 9.1 × 10⁻31 kg है। इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। कब किए थे? 1897 में। प्रोटॉन की खोज गोल्ड एस्टीन ने की थी 1886 में। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। इस पर आवेश कोई नहीं है, आवेश रहित है। और इसका द्रव्यमान 1.67 + 48 का अंतर है, देख लीजिए। प्रोटॉन में वहाँ 25 है, यहाँ 48 है, और 10⁻⁻27 kg। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित पॉजिटिव चार्ज्ड गोला होता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी धनावेशित गोला होता है, जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, और ऋणावेश निगेटिव चार्ज युक्त इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरा होता है। ऋणावेश निगेटिव चार्ज युक्त इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरा होता है। संरचना स्ट्रक्चर देखें तो थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। थॉमसन जो थॉमसन थे, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने परमाणु को क्या? तरबूज के समान माना तथा अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत, वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। तो वाटरमेलन थ्योरी इसके अनुसार का जे थॉमसन जो तरबूज के समान माने थे परमाणु को, इसलिए इसे तरबूज सिद्धांत, वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं। इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच के समान बिखरे होते हैं। तरबूज के बीच के समान बिखरे होते हैं। इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पडिंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक जो न्यूक्लियस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक न्यूक्लियस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सेकेंड, दूसरी कमी क्या रही? यह मॉडल परमाणु की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने में असफल रहा। यह परमाणु मॉडल की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने में असफल रहे। और तीसरी रही कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में यह भी नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं या इलेक्ट्रॉन को अपने में अंतर्निहित रखता है। नहीं समझा परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं या इलेक्ट्रॉन को अपने में अंतर्निहित रखता है। ये सब कमी होने के कारण इनको भी परमाणु मॉडल को नकारा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत गोल्ड फॉयल पर अल्फा कणों की बौछार बॉम्बार्डमेंट की, और यानी 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मतलब जे थॉमसन के बाद आते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से एक निर्मित अत्यंत पतली परत थी, उसमें गोल्ड फॉयल थी, उसे या गोल्ड फॉयल कहते हैं, गोल्ड फॉयल, जिस पर अल्फा कणों की बौछार करने के बाद उसके प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला जो निम्नलिखित हैं। पहला था कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से जो विक्षेपित डिफ्लेक्ट हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसीलिए यह निष्कर्ष दिया गया है कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खोखला है। जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की
तो बिना अपने मार्ग पर विचलित हुए सीधे वहां से बाहर निकल के तो ये निष्कर्ष निकला कि ये खोखला है। जैसे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस तरह से नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? देखें, परमाणु संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्योंकि उन्होंने जब बौछार किया पहली बार, कुछ कीड़े क्या सीधे निकल गए, तो उसको निष्कर्ष निकाला कि यहाँ वहाँ का कुछ भाग खोखला होता है। फिर इन्होंने जब इसमें से टकरा कर कुछ वहीं से वापस आ गई, बीच से निकली जो कुछ गल्फा कीड़े, तो वहाँ से वापस हो गए, तो जाना कि यहाँ पर कुछ है, ठोस भाग है, तो वहाँ पर क्या नाभिक उसे माना, है ना। फिर उन्हें जब कुछ कीड़े ऐसी थी जो ऋणावेशित की तरफ आकर्षित हो गए, उधर की तरफ मुड़ गई, तो उसे उन्होंने माना कि इसमें कोई धनावेशित है। धनावेशित का उस आधार पर निष्कर्ष करा है जो परमाणु का नाभिक वो धनावेशित है। और जो कुछ कीड़े जो थी वो ऋणावेशित की तरफ विसर्जित हो गई, तो कुछ और जो थी वो धना, इस तरह से निष्कर्ष निकाला उन्होंने। फिर देखा रदरफोर्ड मॉडल के मुख्य बिंदु। फिर क्या कहा? परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये निष्कर्ष। दूसरा क्या था मुख्य बिंदु का? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं सर्कुलर ऑर्बिट्स में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल सोलर सिस्टम से की है। किसने? परमाणु के इससे तुलना की है? सौर मंडल से की है। किसने किया? तो रदरफोर्ड ने, जिसमें नाभिक सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। नाभिक किसके समान है? सूर्य के समान है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर गतिशील है, वो ग्रह के समान है। और परमाणु को किसने तरबूज माना था? तो उसे वाटरमेलन थ्योरी के सिद्धांत कहते थे। तो जेम्सन थॉमसन नहीं, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने माना था। यहाँ रदरफोर्ड ने कैसा माना? सौरमंडल के समान, इसमें नाभिक को सूर्य माना और इलेक्ट्रॉन जो चारों गतिशील हैं उसको ग्रहों के समान माना। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित पर विकिरण का उत्सर्जन इमिशन ऑफ रेडिएशन करेगा, मतलब विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु गतिकीय जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई भी अवशिष्ट पर क्या होता है? विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी। लगातार घटती ऊर्जा के साथ नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः जब ऊर्जाहीन होकर यानी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। ये दोनों वर्ष 1913 में बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। वर्ष 1913 में निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। निल्स बोर ने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। क्वांटम थ्योरी, मतलब मैक्स प्लैंक जो क्वांटम सिद्धांत था उस पर यह आधारित था। निल्स बोर का परमाणु मॉडल जो क्वांटम सिद्धांत थ्योरी क्या है इसके बारे में देखें। ऊर्जा विकिरण द्वारा अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन, एमिशन, ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, ऑब्जॉर्प्शन निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है।
क्वांटम की सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट में होता है के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा तथा कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर, नील्स बोर ने दिया कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः K, L, M, N अर्थात अथवा 1, 2, 3 या 4 तरह से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक कक्षा ऑर्बिट अथवा कोश सेल की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इनकी एक ऊर्जा स्तर होती है प्रत्येक कक्षा की, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। देख सकते हैं फिगर में बस वहाँ जो है पॉजिटिवली न्यूक्लियस है, वहाँ देखो फिर K, L, M, N मतलब अंदर से बाहर की तरफ, और उधर देखो 1, 2, 3, 4 अंदर से बाहर की तरफ। इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर कौन कौन? K, L, M, N। जब इलेक्ट्रॉन बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से क्या ऊर्जा का ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा क्या बढ़ जाती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉइंट में देखें, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है? कमी। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 2n² के अनुसार बढ़ती है, 2n² के अनुसार बढ़ती है। तो पहली कक्षा में 2n² बराबर 2 इस तरह से आएगा 2, दूसरी कक्षा में जो है 2n² तो 2n की जगह क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 18। चौथे कक्षा में कितने होना चाहिए? 32। तो 2, 8, 18, 18, 32 ना, तो 2, 8, 18, 32। यही तीसरी कक्षा में भी 8 को ही माना जाता है परमाणु अस्थायी। (1886) में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनका नाम गोल्डस्टीन था, जिन्होंने 1886 में प्रोटॉन की खोज की। इन्होंने क्या कहा कि 1886 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक है गोल्डस्टीन, जो कैनॉल रेज और एनोड रेज की खोज की और बताया, कैनॉल किरणें या एनोड किरणें की खोज की और बताया कि एक किरणें धनावेशित कणों पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से निर्मित है। ये धनावेशित कणों से निर्मित है। वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया था। रदरफोर्ड ने इन कणों को क्या नाम दिया था? प्रोटॉन दे दिया था। खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड ने। इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध की गई। धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड द्वारा सिद्ध की गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लगाएगा, प्लस प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव धनावेशित चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, इसे आवेश रहित कहते हैं।